अब 2024 में इस नई बुक का पेपर होने के लिए जा रहा है। इसके स्टूडेंट जो है वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, अपनी इंडस्ट्रियल लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा कामयाब होगा। फिर इसी तरह से आप हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिफरेंसेस लिख रहे हैं ना, उन न्यूमेरिकल्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें, ये रट्टा लगाने वाली चीज़ें नहीं हैं। तुम अजीज तलबात और तमाम तालिब इल्म, आज हम एक और पॉडकास्ट कर रहे हैं सर सैयद काशिफ अली साहब के साथ, जो कि रिसर्च स्कॉलर हैं। 24 बरस का तवील एक्सपीरियंस है शोबे तालीम में, केमिस्ट्री पढ़ाते हुए और कीमियाई अमल जो कि जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, उससे काफी करीब से देखा है इन्होंने। और आज हम बात करेंगे सर, अस्सलाम वालेकुम। एक तो बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ आवरी का। ये फर्स्ट ईयर की देखिए, नया निसाब, नया माहौल और नया जो एग्जामिनेशन का सिलसिला है वो शुरू होने वाला है। तो मैंने कहा कि इसके बारे में कुछ बात की जाए, क्योंकि इम्तिहानात करीब हैं जी सर। और आपसे हम ये चाहेंगे कि एक उस्ताद की ज़बानी हमारे देखने वाले, सुनने वाले तालिब इल्मों तक वो खास चीजें पहुंच जाए कि जिससे उनको कॉम्प्लीमेंट भी हो उनकी जो स्टडीज रही हैं अब तक इस गुजरते बरस में, और आगे चंद हफ्तों में आने वाले एग्जामिनेशन में उनकी भरपूर तौर पे मदद हो सके। तो कुछ जिस तरीके से आप पेश करना चाहें चीजें। क्या नाम बताया आपने? डॉक्टर अमीर जी। डॉक्टर अमीर साहब, बेसिकली जो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की बुक जो हमारे सिंध टेक्स्ट बुक में कराची बोर्ड के लिए जो निकाली गई है पूरे सिंध के लिए, इस केमिस्ट्री बुक ये हमारे पास सेकंड ईयर है। मतलब ये सेकंड समझने के दूसरा साल है जो ये बुक इस्तेमाल हो रही है। इसका पहला पेपर जो है वो 2023 में हो चुका है। अब 2024 में इस नई बुक का पेपर होने के लिए जा रहा है जी। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा उन लोगों का जिन्होंने इस बुक को बनाया है, क्योंकि जो पुरानी किताब बनाई गई थी वो काफी अरसे से, काफी सालों से चल रही थी और उसमें बहुत ही छोटी छोटी चीजें उसमें मौजूद थी जो हमारी आजकल जो है 7-8 क्लास के अंदर भी होती हैं। स्टूडेंट जब उस किताब को पढ़ के यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो एडवांस चीजें होती हैं और वो बेसिक चीजें उनकी कवर नहीं हुई होती। इस बुक को तरतीब देने वाले लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि इस किताब को बहुत अच्छा उन्होंने डिजाइन किया, और जो उन्होंने पिछला टेस्ट एडिशन निकाला था उसके अंदर काफी मिस्टेक्स थी और उन मिस्टेक्स को भी उन्होंने इस दफा दूर किया है और इसको फर्स्ट एडिशन का नाम दिया है। इस केमिस्ट्री बुक में सबसे पहली चीज तो मुझे देखकर बहुत खुशी हुई है कि इन्होंने इसमें कुछ ऐसी एडवांस चीजें उन्होंने इसमें ऐड की हैं जो स्टूडेंट्स अगर प्रॉपर तरीके से पढ़ता है और उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी करता है तो नो डाउट यूनिवर्सिटी का लेवल बहुत हाई होगा और ये स्टूडेंट्स हमारे जो है पाकिस्तान में बहुत तरक्की करेंगे, ना सिर्फ पाकिस्तान में इंटरनेशनल लेवल पर भी इंशाल्लाह इनका बहुत नाम होगा। तो इस केमिस्ट्री की बुक में मैंने वो चीजें देखी हैं जो हम ग्रेजुएशन लेवल पे यूनिवर्सिटीज वगैरह में जाके हम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, वो चीजें उन्होंने इसमें ऐड की हैं। तो उन्होंने पहले 9th और मैट्रिक क्लासेस के थोड़े से कोर्स को उन्होंने थोड़ा सा अपग्रेड किया, तो उसी के हिसाब से फिर ये फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की तरफ यहाँ पर आए। लेकिन इसका ड्रॉबैक सबसे बड़ा जो मैंने देखा वो ये देखा है कि माजरत के साथ हमारे जो स्कूल लेवल्स की जो एजुकेशन है, जो एक मतलब नॉर्मल लोगों के लिए जो स्कूल्स होते हैं, मैं कोई एडवांस स्कूल्स की बात नहीं करूंगा, लेकिन खास तौर पे जो एक दरमियाना तबके के जो बच्चे होते हैं जो स्टडी कर रहे होते हैं, तो बेसिकली वो स्कूल्स वगैरह के अंदर ये जो 9 मैट्रिक की क्लासेस के उन्होंने सिलेबस को, कोर्स को अपग्रेड किया है, वो एडवांस लेवल पर होता है कि वो एक ग्रेजुएशन लेवल का या इंटर लेवल का टीचर उनको पढ़ाता है तो बच्चों की बेसिक वीक हो जाती है, क्योंकि उन चीजों को पढ़ाने के लिए डेफिनेटली आपको एक मास्टर लेवल्स के टीचर्स रिक्वायर्ड होते हैं। आई डोंट नो कि वो क्यों इन मास्टर लेवल्स के टीचर्स को क्यों नहीं वो जो अपॉइंट करते हैं। शायद हो सकता है कि उनका कोई सैलरी इशू होगा या कुछ और मसला होगा, वॉट एवर, आई डोंट नो।
लेकिन बच्चा जब हमारे पास फर्स्ट ईयर में आता है, जी क्योंकि मैं स्कूल लेवल से मेरा ताल्लुक नहीं है, आई एम प्रोफेसर, जो है मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ मैं। तो बेसिकली मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि उनकी बेसिक इतनी वीक होती है कि वो इस अपग्रेड लेवल पे जो किताबें जो हमारी निकाली गई हैं, हमारे एसातिज़ा ने ये सोच करके बच्चों की एजुकेशन बहुत अच्छी होगी, लेकिन यहाँ पर मुझे इसके ड्रॉबैक देखने में आया। ड्रॉबैक देखने में ये आ रहे हैं कि 9th मैट्रिक से जब बच्चा फर्स्ट ईयर में आता है, तो उस टाइम वो उसकी बेसिक टोटली वीक होती है। तो वही फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर की इतनी जो एडवांस लेवल पे, जो ग्रेजुएशन लेवल पे इसमें टॉपिक्स ऐड किए गए, वो उसको कवर नहीं कर पा रहे। ठीक यही ठीक सबसे बड़ी रीज़न है कि लास्ट ईयर जब बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, जी तो उनका रिजल्ट सही नहीं आया और वो ये क्लेम कर रहे थे कि चेकिंग अच्छी नहीं हुई। तो ये सारी बातें बिल्कुल गलत हैं। स्टूडेंट्स उस लेवल पे उन्होंने काम नहीं किया। स्टूडेंट्स को वो जो है उनकी प्रिपरेशन नहीं थी जिस तरह से उनको होना चाहिए। मैंने जी स्टूडेंट्स को देखा है कि जो है वो सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को ही प्रेफर करते हैं। अगर वो आगे तो ठीक है, वरना नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जिस तरह की किताबें डिजाइन की गई हैं, जी उसके लिए हमारे असातिज़ों को भी चाहिए और स्टूडेंट्स को भी चाहिए कि वो बुक की रीडिंग बच्चों को करवाएं। ठीक रीडिंग बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रीडिंग से वर्ड टू वर्ड स्टूडेंट को एक एक बात पता लगती है और वो एमसीक्यूज भी उसी रीडिंग से कवर कर सकता है। ठीक अगर हम उसको जनरली बताएंगे और उसका पूरी रीडिंग नहीं होगी, तो वो एमसीक्यूज के अंदर भी गलतियां करता है जी और फिर उसकी हर जगह पे जब वीकनेस होती है तो फिर उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आता। ठीक ठीक लेकिन बहरहाल 24 साल के एक्सपीरियंस को मद्देनजर रखते हुए, हाँ, सॉरी टू से कि मैंने एक बात बहुत अच्छी की थी कि इस किताब के अंदर बहुत अच्छी चीजें हैं। खास तौर पे उन्होंने जो है सेकंड ईयर को भी अपग्रेड कर दिया, फर्स्ट ईयर को भी कर दिया। अगर हम इसको प्रॉपर तरीके से हम इसको पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को, ना सिर्फ इसको थ्योरी के इम्पैक्ट से बल्कि हम इसको प्रैक्टिकल के इम्पैक्ट से भी काम करवाते हैं, जो इसमें वो टेक्निक्स, वो चीजें, महारत इसमें सिखाई गई है कि स्टूडेंट जो है वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, अपनी इंडस्ट्रियल लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा कामयाब होगा। यूनिवर्सिटी के अंदर भी वो बहुत ज्यादा बेहतर अंदाज से पढ़ सकेगा। ठीक लेकिन वही बात कि 9 मैट्रिक से वीकनेस आने की वजह से वो स्टूडेंट उतने बड़े एडवांस लेवल्स को वो अडॉप्ट नहीं कर पा रहा है। वो जी परेशान हो रहा है कि मैं इसको किस तरीके से प्रिपेयर करूं और किस तरह से इसको मसाइल को हल करूं। लेकिन बहरहाल 24 ईयर्स एक बहुत ही बड़ा टाइम होता है। उस एक्सपीरियंस के अंदर जो मैंने देखा है, तो इंशाल्लाह मुझे, आई एम वेरी श्योर अबाउट माय क्वेश्चंस जो मैं प्रोवाइड करूंगा स्टूडेंट्स को। इंशाल्लाह वो 100% एग्जाम्स में उनको जो है, और जो है 100% उनको कामयाबी मिलेगी। अपना इंशाल्लाह जी एक्सपीरियंस मैं शेयर करूंगा। टाइम क्योंकि बहुत कम रह गया स्टूडेंट्स के लिए, जी लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस को मद्देनजर रखते हुए मैं स्टूडेंट को वो चीजें बताऊंगा जो इंशाल्लाह वो 100% अपना स्कोर ले सकते हैं। जी लेकिन क्योंकि इस इंटरव्यू में टाइम की बहुत शॉर्टेज है, तो चैप्टर वाइज मैं स्टूडेंट्स को बताकर उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। लेकिन मैं उसको शॉर्टली स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहूंगा कि वो जैसे आप कंफर्टेबल हैं वो कोई किस वो तरीके से जी वो पेपर की प्रिपरेशन जी करें। जी जी तो मैं स्टूडेंट्स को कहूंगा कि देखें, सबसे पहली चीज ये है कि हमारा इस नई बुक का लास्ट ईयर पेपर हो चुका है जी और अब ये दूसरा पेपर होने के लिए जा रहा है। तो हमारे एक्सपीरियंस के लिए हमें लास्ट पेपर जो है वो हमें मिल चुका है, उसको देख सकते हैं कि पेपर किस तरीके से आया है। उसी पैटर्न पे इंशाल्लाह इस साल भी पेपर आएगा। हमारे पास जो है तैयारी के लिए जो 5 इयर्स हैं, जो बच्चे स्टडी करते हैं, क्योंकि इस न्यू बुक के अंदर इसमें तकरीबन 60 to 70% चीजें वही हैं जो पुरानी किताब में थी। ठीक तकरीबन 30 to मजमून की 40 हाँ परसेंट उन्होंने इसको अपग्रेड किया है। जी तो वो ऐसा नहीं है कि 5 इयर्स उनके लिए बेकार है, बल्कि वो उनके लिए बहुत ही अभी भी यूजफुल है, वो उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन टाइम की शॉर्टेज की वजह से, क्योंकि मुश्किल से 20-25 दिन अब एग्जाम्स में रह गए, तो मैं स्टूडेंट्स को बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक मैं स्टूडेंट्स को बताऊंगा। अगर उस पर जी अमल जी करेंगे तो इंशाल्लाह वो 100% नंबर ले लेंगे। जी स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताऊंगा कि पेपर में हमारे पास 3 सेक्शन है, जिसमें सेक्शन ए जो है आपके पास वो एमसीक्यूज का है, और सेक्शन बी जो है वो आपका शॉर्ट क्वेश्चंस का है, और सेक्शन सी जो है वो आपका जी डिटेल जो है वो आपके आंसर और क्वेश्चंस का है। लॉन्ग आंसर्स का जी, जो तो है 3 सेक्शंस उन्होंने इस तरह से बना दिए, जिसमें सेक्शन जो आपके पास बी है, जिनको शॉर्ट क्वेश्चंस कह रहे हैं, उसमें वो 9 क्वेश्चंस बेसिकली जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। ठीक आप उनके पास चॉइस भी है। तो 9 क्वेश्चन अगर वो बेसिकली अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो उसमें हम आपको ये बताएंगे कि
आपकी इतनी जो बड़ी बुक है इसमें थ्योरी की चीजें हैं और आप रटने बैठ रहे हैं, बड़े बड़े नोट्स आपने लिए हुए हैं, रोज आप सोच रहे हैं कि हम कैसे तैयारी करें। आप अपनी बुक को एक साइड में कर दें, आप अपने नोट्स को भी अब एक साइड में कर दें। इस वक्त पूरी किताब को टोटली पढ़ना, नोट्स को पढ़ना बहुत डिफिकल्ट है। अब इसके लिए आपको करना ये पड़ेगा कि हम ये देखेंगे कि पेपर में हमारे पास क्वेश्चंस कौन कौन से आते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन आता है डेफिनेशन का, जो बहुत ही आसान है, एक एक लाइन की छोटी छोटी डेफिनेशन है, वो आप डेफिनेशन बआसानी कर सकते हैं। अगर आप मुश्किल से अगर एक साल में 4 डेफिनेशंस अगर आती हैं, तो 5 इयर्स के अंदर अगर हम हिसाब लगाएं तो 20 डेफिनेशंस है। उनमें से अगर आप लास्ट ईयर की डेफिनेशंस को हटा दें तो मुश्किल से 10, 12, 15 डेफिनेशंस बन जाती हैं। अगर वो आप याद कर लेते हैं तो 100% आपका एक सवाल हो चुका है। अब हम बात मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का भी सर जरा इसमें अच्छा, मैं मेंशन मार्क्स कर डिस्ट्रीब्यूशन के दीजिएगा। हवाले से भी मैं आपको बताता हूँ। पहले थोड़ा मैं जी 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 बच्चों को क्वेश्चंस बता दूं। जी तो डेफिनेशन का सवाल एक बहुत आसान है, आराम से किया जा सकता है। नई बुक के चैप्टर के एंड में भी डेफिनेशंस दी गई हैं, लेकिन आप सारी डेफिनेशंस ना करें। जो हमारे गुज़िश्ता जो है पास्ट पेपर्स के अंदर जो डेफिनेशंस आ गई हैं, मैं आपको कहूँगा कि आप 2-3 साल की भी अगर आप डेफिनेशंस कर देते हैं 10-12, दैट्स इनफ। 100% आपके वहाँ से क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। जी सेकेंडली ये कि एक सवाल यहाँ पर डिफरेंशिएट का आता है कि मुख्तलिफ डिफरेंसेस आपको दिए जाते हैं और वो भी बहुत शॉर्ट क्वेश्चन होता है। अभी जैसे कि सर ने मास डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से बात की है, तो स्टूडेंट्स को थोड़ा सा जो है ये बहुत जरूरी है कि स्टूडेंट्स को मास डिस्ट्रीब्यूशन पता होनी चाहिए, जी क्योंकि बच्चा इतनी मेहनत करता है और वो जो है नॉन रिलेवेंट चीजें लिख रहा होता है, उसका टाइम भी वेस्ट हो रहा होता है। तो डिफरेंसेस के अंदर ये होता है कि हमारे पास बेसिकली वो बच्चे को दो मतलब डिफरेंसेस करने के लिए देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे उन्होंने कहा कि आप इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रोपर्टीज के दरमियान आप डिफरेंस बताइए, और उन्होंने आपसे सेकेंडली उन्होंने आपसे पूछ लिया कि हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स और हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स में क्या डिफरेंस है। ठीक तो कम से कम वो आपको उसके अंदर भी बच्चों को वो 3 या 4 देते हैं, उनमें चॉइस होती है कि आप किसी 2 के दरमियान डिफरेंसेस बताएं। तो ओके बच्चे क्या करते हैं कि जब वो डिफरेंस, क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो वो डिफरेंसेस लिखने के लिए 4-4 पॉइंट्स लिख रहे होते हैं, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं डिफरेंसेस के हवाले से। जी तो आपको सिर्फ 2-2 डिफरेंस लिखने हैं। ओके यानी कि मिसाल के तौर पे अगर आप इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रोपर्टीज के दरमियान लिख रहे हैं, तो सिर्फ आपको 2 पॉइंट्स लिखने हैं, तो वो ओके 2 नंबर मिलेंगे आप। ठीक फिर ठीक इसी तरह से आप हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिफरेंसेस लिख रहे हैं, वो भी तो दो जस्ट ओनली 2 पॉइंट्स लिखेंगे। ठीक अब बच्चा 4-4 पॉइंट्स लिखता है तो वो उसकी टाइम जो है उसका बढ़ जाता है, फिर पेपर में वो क्वेश्चन पूरा नहीं कर पाता। ठीक वो कहता है पेपर आसान था लेकिन बहुत लेंथी था। वो लेंथी नहीं था, बनाने वाले ने खुद हमसे हो गया ऐसा उसको कि हमने उसी लेंथी हिसाब कर से दिया। बनाया था उसने, लेकिन स्टूडेंट उसको नहीं कर पाया। हम्म, हाँ चले ठीक है, अगर सिर्फ आपसे फोन नंबर्स का पूछा जा रहा है कि सिर्फ आप किसी 2 चीजों के दरमियान ही खाली डिफरेंसेस बताइए, तो फिर आपको जाहिर बात है एक के 2 चीजों के दरमियान डिफरेंस लिखना है, और उसमें सिर्फ जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जा रहा है सिर्फ आप इंटेंसिव और एक्सटेंसिव के दरमियान ही डिफरेंसेस लिखें जी और किसी और के दरमियान ना लिखें, तो फिर सही आपको 4 पॉइंट्स करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं आता। बच्चों ओके को कम से कम 3 या 4 देते हैं, जी जिसमें से 2 की चॉइस होती है और ठीक बाकी 2 जो है वो उनके दरमियान डिफरेंसेस लिखने होते हैं। ठीक ठीक स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एग्जाम्पल को डिफरेंस बना देते हैं। जी एग्जाम्पल उसके नंबर नहीं होते। एग्जाम्पल आपके स्टेटमेंट का पार्ट तो हो सकता है, लेकिन डिफरेंस नहीं हो सकता। ओके इस बात का खास ख्याल रखा जाए। जी फिर उसके बाद हम डिफरेंसेस के आगे निकलते हैं, तो हमारा एक सवाल डेफिनेशन का हो गया, एक सवाल डिफरेंसेस का हो गया। तीसरा क्वेश्चन जो है, मैं स्टूडेंट आपको वो बात बताना चाहता हूँ जो आपको रटने से हटाएगा। ठीक आपको इतनी बड़ी समझ बूझ थ्योरीज आपकी जो आपके सामने है, रोज आप परेशान हो रहे हैं कि हम इसको कैसे करें, मैं आपकी जान छुड़ाना चाहता हूँ। ठीक उसके लिए आप क्या करें कि जो डेरिवेशंस हैं वो हार्डली हमारे पास 4 या 5 डेरिवेशंस हैं। कोहॉर्ट्स की अगर आप थ्योरी पे चले जाएं तो उसकी डेरिवेशंस हैं, जो डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है आपका रेडियस, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर की डेरिवेशंस हैं। अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं अगले चैप्टर्स पे, तो वहाँ जनरल गैस इक्वेशन की डेरिवेशन है, 2 हो गई। फिर आप थोड़ा सा और अगर आप चले जाएं तो ग्राम-स्टॉक डिफ्यूजन की डेरिवेशन है, 3 हो गई। थोड़ा सा अगर आप और चले जाएं तो वहां पर आपके पास जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेरिवेशन है, वो जी आप कर सकते हैं। और अभी रिसेंटली उन्होंने वंडरवॉल इक्वेशन डाली है, वो अलग डेरिवेशंस को आप लेकर आ जाए। ये 4-5 गिनती की डेरिवेशन है, जो रट्टा लगाना है, ना कुछ करना है,
और बहुत आराम से अंडरस्टैंड होती हैं, हंसते खेलते बंदा याद कर लेता है। एक सवाल आपका परफेक्ट हो गया यहाँ से, 3 सवाल आपके ऐसे ही नहीं कर रहे। बस ये चीजें जो, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू सेड देयर, ये चीज बताना बहुत जरूरी है कि ये वो बातें हैं जो कि एक इंस्ट्रक्टर के पर्सपेक्टिव में स्टूडेंट की बेटर परफॉर्मेंस के लिए। तो इम्तिहान में आपने बड़े गौर से ये जो इस पॉडकास्ट में सुन रहे हैं उसके ऊपर तवज्जो देके उन टॉपिक्स और जिस अंदाज में सर ने बताया, थैंक यू वेरी मच, उस तरीके से करिए। अच्छा, सेकंडली ये है कि एक डेफिनेशन का क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट्स, और डेरिवेशंस हो गया, आपके पास डिफरेंसेस हो गए। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो हम अपने सेक्शन बी को देखते हैं कि वो आपको जो तकरीबन 5 to 6 वो आपको न्यूमेरिकल्स दे रहे हैं। जी, तो अगर आप सब 5 to 6 न्यूमेरिकल्स अगर वो आपको दे रहे हैं तो आप क्यों ना उन न्यूमेरिकल्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें। ये रट्टा लगाने वाली चीजें नहीं है। आप अगर उस न्यूमेरिकल के अंदर सिर्फ अगर आप क्वेश्चन की रीडिंग करके सिर्फ आप उसकी डेटा को, उसकी गिवन इंफॉर्मेशन को ही खाली अगर आप लिख देते हैं तो जी। वो आपको मास डिस्ट्रीब्यूशन में 1 नंबर दे देता है। अच्छा, और फिर अगर आप उसका फार्मूला लिख देते हैं तो फिर 1 नंबर आपको दे दिया जाता है। 2 जी। नंबर तो आपको वैसे ही मिल गए बगैर किसी तैयारी के। जी। अगर आपने उस फार्मूले के अंदर अगर आपने वैल्यूज पुट करके इसको परफेक्ट। कैलकुलेट कर दिया, सही आंसर निकाल दिया, 2 नंबर आपको वहां पर मिल जाते हैं, 4 नंबर आपके। तो बगैर न्यूमेरिकल को सॉल्व किए जस्ट 2 नंबर तो आपको फ्री के मिल रहे हैं। क्वेश्चन को पढ़ के सिर्फ डेटा बनाना है कि कौन कौन सी चीजें आपको वैल्यूज दी गई हैं, जस्ट आप उसको राइट करें, वो आपका 1 नंबर पक्का हो गया। फिर आप फार्मूला अगर लगा दें तो 2 नंबर हो गए। तो ये नंबर तो बांटे जा रहे हैं आप, इनको फोकस करें, न्यूमेरिकल्स को फोकस करें। तो और न्यूमेरिकल बहुत आसान न्यूमेरिकल हैं, आप उनको बार बार स्टडी करें। बानिस्बत इसके कि आप बड़ी बड़ी थ्योरीज को लेके बैठे, पूरी पूरी किताब को लेके बैठे, पूरी पूरी नोट्स को लेके बैठे, वो नहीं कर सकते। आप रोज परेशान होंगे, रोज टाइम टेबल बनाएंगे कि हम फजर में उठ के स्टडी करेंगे, पढ़ते रहेंगे, कोई आपको इससे फायदा नहीं होने को जाना। आप चंद न्यूमेरिकल्स हैं, अब टाइम शॉर्टेज की वजह से मैं इतना नहीं बता पा रहा, लेकिन जो है हो सकता है कि सर मेरी कोई लिंक वगैरह दे तो उसमें जी, जी, इंस्ट्रक्शन बिल्कुल। दूंगा जी। स्टूडेंट्स आपको, और डेफिनेटली मैं आपको वो न्यूमेरिकल्स बता दूंगा जो इंशाल्लाह पेपर में होंगे आपके। तो देखें 6 न्यूमेरिकल्स अगर आपके पास आ रहे हैं तो 6 क्वेश्चन तो वो न्यूमेरिकल हो गए बगैर किसी याद किए। डेरिवेशन को याद करने की चीज नहीं है, 2-3 डेरिवेशन में से एक आ रही है, डेफिनेशन, डिफरेंसेस और 9 सवाल तो आपको हंसते कहते ऐसे ही मिल गए। फिर किस बात की परेशानी है? तो इसको थोड़ा सा फोकस करना होगा। जी। अब हम चलते हैं सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी में जब हम जाते हैं तो हमारे पास एक क्वेश्चन है जो हर साल पेपर में आ रहा होता है, वो है बैलेंस इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। उसमें 2 इक्वेशन दी जाती हैं 8 नंबर की, एक आपके पास एसिडिक होती है बेसिक। आप उसको प्रैक्टिस कर लें, जो आपकी बुक में दी गई है, खाली आप उन्हीं की प्रैक्टिस कर लें, 100% वो पेपर में आ रहा है। तो पेपर आपका हमेशा याद रखिए, बोर्ड का पेपर बहुत आसान होता है। और जाहिर बात है वो पेपर बनाने वाला शख्स कोई ऐसा नहीं होता है। कम से कम बोर्ड की रिक्वायरमेंट होती है कि उसको 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो कम से कम 15 साल के बाद ही पेपर बनाने के लिए देते हैं। तो वो पेपर हमेशा उसी पेपर को रन करते हैं जो बैलेंस पेपर होता है, इजी पेपर होता है, बच्चों की सहूलत के लिए होता है, वही दिया जाता है। वो आपके लिए दुश्मन नहीं, वो स्टूडेंट्स के लिए अच्छा चाह रहे होते हैं। हर तरह का स्टूडेंट होता है अच्छा और बुरा सारा। सेक्शन सी के अंदर अगर आप जाते हैं तो आप उस तरफ अगर आप गौर करें तो वहां पर आपके पास जो है स्पेशली जो है 8 नंबर का क्वेश्चन होने की वजह से जो आपकी शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स का क्वेश्चन है वो डेफिनेटली आपको देगा। उसके अंदर आपके पास हिब्रिडाइजेशन का टॉपिक है और वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन का रिपल्जन थ्योरी का टॉपिक है। ये टॉपिक को कवर किया जा रहा होता है। सेक्शन सी में आपको बेसिकली 2 सवाल करने होते हैं और उसके ए बी 2 पार्ट होते हैं। और 16 नंबर का 16 नंबर का क्वेश्चन होता है जिसमें एक पार्ट के 8 नंबर्स होते हैं। तो अगर आप बैलेंसिंग इक्वेशन कर लेते हैं तो 8 नंबर वो आपको पता है, 100% पता है, पूरे कराची को पता है, टीचर को पता है कि बैलेंस इक्वेशन आनी है। तो भाई इसके पीछे पड़ जाओ, इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं है। तो एक पार्ट आपका वो हो जाएगा। उसके साथ फिर वो आपका कोई थ्योरी का वो आपको क्वेश्चन बेसिकली वो डाल देगा। आमतौर पे एक क्वेश्चन होता है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट, उसको एक्सप्लेन करने के लिए आता है, वो आप कर लें, आपका एक क्वेश्चन इजीली कवर हो गया। फिर सेकंड क्वेश्चन के आप 2 पार्ट ए और बी की तरफ अगर आप जाते हैं तो वहां पर वो आपको कोई भी एक न्यूमेरिकल डाल देगा जिसकी आप पहले प्रैक्टिस कर चुके होंगे, खासतौर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट,
का न्यूमेरिकल हो सकता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है उसका न्यूमेरिकल आपको दे देंगे, और उसके साथ वो एक थ्योरी का जो है वो क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो वो आमतौर पे लीचर्ड प्रिंसिपल हमारे पास है जो सेक्शन सी के अंदर हम देखते हुए आ रहे हैं। तो अगर आप लास्ट ईयर के 3 पेपर्स के सेक्शन सी के इधर आप क्वेश्चंस को देख लें, लीचर्ड प्रिंसिपल हो गया आपके पास, और रेट ऑफ रिएक्शन, और उसके साथ साथ फैक्टर्स ऑफ एंडिंग द रेट हो गया, ये क्वेश्चन हो गए, हाइब्रिडाइजेशन का तो फिर क्वेश्चन हो गया, बैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया। ये 4-5 गिनती के मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ, उसकी थ्योरी होगी, साथ में वो आपको एक न्यूमेरिकल टच कर देगा, और वो जो है बैलेंसिंग इक्वेशन, तो आपका सेक्शन सी कवर हो जाएगा। और जो लिंक होगी इंशाल्लाह उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं जी इसको राइटिंग में दे दूंगा, जी ताकि आप उसकी बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकें। मास डिस्ट्रीब्यूशन में एक और बड़ी अच्छी बात मैं स्टूडेंट बताना चाहूंगा आपको, कि हमारा स्टूडेंट जो है, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूँ कि स्टेट एंड एक्सप्लेन द हैसिस लॉ जो है आपसे पूछा जाता है। तो अब उसमें स्टूडेंट क्या करता है, इंट्रोडक्शन लिखता है। बेटे इंट्रोडक्शन के कोई नंबर नहीं होते, जी इंट्रोडक्शन के कोई नंबर एग्जाम में नहीं दिए जाते। वो क्वेश्चन कर रहा है स्टेट एंड एक्सप्लेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो बस आपको स्टेटमेंट बतानी है और आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो ऐसी फजूल चीजें लिखकर अपने टाइम को बिल्कुल भी जाया बिल्कुल नहीं करें, आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका पेपर रह जाएगा। तो इन चीजों का खास ख्याल रखें। और जो 4 नंबर का क्वेश्चन होता है, उसको ऐसा नहीं होता कि बहुत डिटेल में लिखा जाए, जितनी बात आपसे वो पूछ रहा है उतने में ही आंसर दें। आमतौर पे 4 नंबर के क्वेश्चंस की जो लेंथ, राइटिंग लेंथ होती है, वो एक्चुअल में 7 to 8 लाइन्स होती है। तो अब आप उसको बड़ा बड़ा लिखेंगे तो फिर वो आपका पेपर नहीं हो सकेगा। तो मैं आपको ये चंद मैंने बातें आपको बताई हैं, इसमें जरूर आप अमल करें। थैंक यू और सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तालिब इल्मों, जैसे आपने सुना कि चैप्टर्स, सेक्शंस, टॉपिक्स, लेंथ ऑफ द आंसर और किस तरीके से उसको एड्रेस करना है, कौन सी वो चीजें हैं, कौन से कवायद हैं जिनकी जरूरत है, और कौन से पार्ट्स हैं जो कि हम लिख देते हैं आदत से मजबूर या अनजान रहते हुए, जिनकी जरूरत नहीं है। तो वंस अगेन इस पॉडकास्ट में भी हमारी कोशिश यही थी, थैंक यू वेरी मच सर काशिफ, के from the teacher's perspective, present to you possible ways to complement whatever you have studied so far. जितनी आपने अभी तक काविश करी है लर्निंग की, अंडरस्टैंडिंग की, कॉम्प्रिहेंशन की, उसको मरबूत एक जामे तरीके से दोबारा आपके सामने पेश किया जाए। थैंक यू सो मच। आज की पॉडकास्ट खत्म करते हैं, इंशाल्लाह ताला दूसरे मज़ामीन के साथ फिर शामिल रखते हैं।